बहुजन विकास अघाड़ी की मीटिंग आपने देख ली, तो आखिर राजीव पाटिल नाना का क्या हुआ? अगर राजन नाईक को टिकट दिया गया तो भरत राजपूत क्या करेंगे? पंकज देशमुख को वसई नहीं दिया गया, नाला सुपारा है तो क्या करेंगे? नवीन दुबे महायुति के एक चर्चित चेहरा है, वसई विराट नाला सुपारा से, उनको भी टिकट अगर नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? ऐसे तमाम समीकरण और तमाम सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे। यानी 6 सीटें और कईयों जो इच्छुक उम्मीदवार, इन उम्मीदों पर खरा उतरना ये तो पार्टी के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो शहर है उसका विकास उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कामों पर निर्भर करता है। बात कर लेते हैं पालघर की टोटल 6 विधानसभा सीटों पे, जिसमें वसई से आपने देखा कि क्लब 1 विरार में कल बहुजन विकास अघाड़ी ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में जो बहुजन विकास अघाड़ी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो वसई से दावेदारी करें। फिलहाल 2019 में उन्होंने मीडिया से बात करते उन्होंने कहा था कि वसई के 2019 के इलेक्शन के बाद वो वापस कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनकी आखिरी पारी उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन एक बार फिर से कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें आप देखेंगे कि वहाँ जो कार्यकर्ता उपस्थित थे उन्होंने बड़ी ही गर्मजोशी से और बड़े ही अनुरोध से उनसे आग्रह किया कि चुनाव उनको लड़ना चाहिए वसई से। तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी, लेकिन आगे की 5 सीटों पर अभी तक उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी में अगर देखेंगे तो राजन नाईक 132 नाला सुपारा से उनको पहली उम्मीदवारी मिली है, यानी पहली पार्टी जिन्होंने खुल के अपना जो पत्र है वो जारी कर दिया है, लेटर जारी किया है, नोटिफिकेशन, और जिसके माध्यम से, और इस खबर के बाद नाला सुपारा में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों में आप देखेंगे तो काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि राजन नाईक जो है 2014 के बाद उनको मौका नहीं मिला था, और अब जो है एक बार फिर से उनको पार्टी ने मौका दिया है। अब क्या होता है ये तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी अपनी राय क्या है? राजन नाईक किस स्तर तक जाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे? दूसरा, भरत राजपूत का क्या होगा? भरत राजपूत आप देख रहे थे कि वसई विरार में जैसे ही चुनाव की आहट लगी, वैसे ही यहाँ पे बैनर्स, पोस्टर्स उनके बहुत सारे लग गए, पूरे शहर में लग गए, और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इकट्ठे होकर ग्रुप बनाया उन्होंने और तमाम स्टंटबाजी शुरू की। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, नाला सुपारा ओपन सीट है तो इसलिए यहाँ से कोई भी लड़ सकता है। पालघर की बात करें तो भरत राजपूत वहाँ पे एलिजिबल नहीं है, इसलिए वो नाला सुपारा की बात कर रहे थे, लेकिन उनको भी सीट दावेदारी नहीं मिली है। उनको जिम्मेदारी मिली है कि वो पालघर की 3 सीटें जो हैं उसकी देखरेख करें और उन्हें जिता कर दें। ये तो वही बात। अब बहुजन विकास अघाड़ी की बात करते हैं तो बहुजन विकास अघाड़ी में नाना कहाँ गए, जिनकी पिछले 15 दिनों से लगातार चर्चा थी। ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी में तो गए नहीं ऑफिशियली, और अनऑफिशियली भी नहीं गए अगर देखा जाए तो, लेकिन ऑफिशियली वो बहुजन विकास अघाड़ी की सभा में भी शामिल नहीं हुए। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुजन विकास अघाड़ी के मतलब एक बड़ी मीटिंग थी, शक्ति प्रदर्शन ही मान लीजिए, क्योंकि उनकी बड़ी टीम है, तो बड़ी टीम के साथ वहाँ पे उपस्थित हुए और बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन वहाँ पर नदारद चेहरा जिनको लोग ढूंढ रहे थे, राजीव पाटिल नाना, वो नजर नहीं आए। इस बारे में जब हितेंद्र ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई में है किसी काम से और नहीं आ पाए। फिलहाल हार्दिक राउत देखे गए, जो उनके करीबी कहे जाते हैं। आजू पाटिल जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रवक्ता हैं, वो भी मीटिंग में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा था बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से, लेकिन अभी भी सवाल एक ही है कि राजू पाटिल नाना कहाँ है। उन्होंने स्पष्ट कहा था उस दिन कि उनके पारिवारिक जो संबंध है उस पर लेकर उनके जो वरिष्ठ, उनके जो परिवारजन है, उनका कहना है कि इस तरीके के तोड़फोड़ ठीक नहीं है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप मुंबई चले जाइए। तो क्या वाकई में जो कहा जा रहा है वही है या कुछ गणित और है, ये तो आगे समझ में आएगा। लेकिन हमारा आकलन कह रहा है कि नाना जो है, राजू पाटिल नाना, वो साइलेंट मोड में चले गए हैं। हमारा आकलन ये कहता है कि राजू पाटिल नाना साइलेंट मोड में है, यानी ऑफिशियली बीजेपी में नहीं है तो ऑफिशियली बहुजन विकास अघाड़ी में भी नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो है चुनाव प्रचार में वो शामिल होते हैं, क्योंकि कल जो उनकी मीटिंग हुई बहुजन विकास अघाड़ी के, उसमें कहा गया कि वो मुंबई में हैं। तो क्या वो चुनाव में शामिल होते हैं, मुंबई ही रहने वाले हैं या वसई विरार आने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है, देखना होगा। और कुछ लोग तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परोक्ष, यानी प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से वो पार्टी को अभी भी ताकत दे रहे हैं। जब तक कैमरे पर उनका ऑफिशियल बयान नहीं आता है कि नहीं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, वो बहुजन विकास अघाड़ी में ही है और रहेंगे, चुनाव प्रचार में उतरते हैं, तो एक चीज़ कहा जा सकेगा कि आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की संभावना उनके न के बराबर होंगी। खैर फिलहाल बात करें 132 नाला सुपारा की, तो अब यहाँ पे और भी उम्मीदवार और दावेदार हैं, जिनमें अगर आप बात करें कि महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही
जो उनकी सबॉर्डिनेट पार्टी है शिंदे गुट, ये दोनों मिलके नालासोपारा की सीट बीजेपी के पक्ष में गई है, जिसमें राजन नाईक उम्मीदवार हुए हैं। तो बाकियों का क्या हुआ? क्योंकि उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो उत्तर भारतीय हैं वो भी चाहते हैं कि उनके अपनी कम्युनिटी से कोई विधायक बने, जिसमें नवीन दुबे का नाम सामने आया है। लेकिन नवीन दुबे शिवसेना शिंदे गुट के हैं, तो महायुति की सीट नालासोपारा 132 से तो ऑलरेडी राजन नाईक को जा चुकी है। ऐसे में वो क्या करेंगे? उनके पास एक ही रास्ता है, महायुति से बगावत और इसके बाद सीधा सीधा पर्चा दाखिला, वो भी निर्दलीय। ऐसे में जनता क्या करेगी, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, उस चुनाव में जो उत्तर भारतीयों के जो सर्वप्रिय नेता हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके आने के बाद तस्वीरें चेंज हुई थी और पालघर लोकसभा सीट जीती थी। तो इस बार भी अगर वो आते हैं तो क्या होगा? ऐसे में राजन नाईक के विरुद्ध में अगर बगावत करके नवीन दुबे खड़े होते हैं तो उनको अपनी राजनीतिक जो जमीन है, क्योंकि यह बड़ी आप देखेंगे नालासोपारा सीट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीट है, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक धुरंधर मैदान में है। तो नवीन दुबे के लिए भी चैलेंजिंग होगा, कितना निकाल सकते हैं, उसमें से कितने वोट्स ला सकते हैं। और इस बार 6 लाख लगभग 5,99,000 वोटर्स है नालासोपारा में। सारा अपडेट होने के बाद लगभग 50,000 से 1-1.5 लाख वोट्स बढ़े हैं। तो ऐसे में 6 लाख वोटर्स में से कौन कितना, और वोटिंग तो 100% होती नहीं है, तो इसमें देखना होगा कि अब इसमें कितने लोग वोटिंग करते हैं और कितना परसेंटेज ऑफ वोट लोग लेके जीतते हैं, और जीत का अंतर जो होगा वो बेहद ही कम होगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। क्योंकि आगे बात करें पंकज देशमुख, मैंने पहले बात किया यूबीटी और यानी महाविकास आघाड़ी के शिवसेना कांग्रेस एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है, मतलब इंक्लूडिंग, तो अब इन लोगों के बाद समीकरण अभी बैठ नहीं रहा है। ये कहा जा रहा है कि शिवसेना से यानी यूबीटी से पंकज देशमुख यहाँ का चेहरा बनेंगे नालासोपारा 132। और दूसरी बात ये भी हो रही है कि अगर सामान्य सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं होता है तो मैं भी शिवसेना यूबीटी अलग ही अपनी लिस्ट बनाए और अकेले ही पार्टी से चुनाव लड़े। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वसई के लिए यूबीटी यानी महाविकास आघाड़ी से भी विजय पाटिल वहां खड़े हुए हैं, लेकिन अगर यूबीटी अलग लड़ती है तो यूबीटी के एक कैंडिडेट के लिए वसई का भी रास्ता खुल जाएगा, और इसके साथ ही नालासोपारा आगे बोईसर का भी रास्ता खुल जाएगा। तो देखना बड़ा मजेदार होगा कि इस बार का इलेक्शन कौन जीतता है और कितने अंतर से जीतता है। पंकज देशमुख के लिए कहा जा रहा है कि नालासोपारा 132 उनके लिए खुला है, और शायद है कि उनको ये दावेदारी मिल भी जा चुकी है। फिलहाल लिस्ट आधिकारिक आई नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बात करें भरत राजपूत की, तो भरत राजपूत अब जो है यहाँ पे दावेदारी नालासोपारा से कर रहे थे। उनके बहुत सारे समर्थक, उनके फॉलोअर्स, ग्रुप बना, पोस्टरबाजी हुई, स्टंटबाजी हुई, और बहुत बढ़ चढ़ के उनके लोगों ने जो है यहाँ पे हिस्सा लिया। लेकिन बावजूद इसके उनका नाम नहीं आया नालासोपारा से, तो उनके जो समर्थक हैं वो मायूस हैं। अगर और धनंजय गावड़े की बात करें तो आपने देखा कि जैसे वो आए शहर में, उनकी एंट्री हुई, उसके बाद से लगातार बैक टू बैक उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, और बैनर पोस्टर से पूरा वसई विरार एक तरीके से पड़ गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो दौड़ है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ थी, जिससे उनको सीट मिल जाए, यानी शिवसेना, उनकी जो पुरानी शिवसेना, उससे उनको सीट मिले, और सीट के माध्यम से वो एक बार फिर से बहुजन विकास आघाड़ी को दमदार तरीके से टक्कर दें। लेकिन फिलहाल अभी तक उनकी दावेदारी फिक्स नहीं हो पा रही है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी अभी भी जो राजमाइश चल रही है धनंजय गावड़े की, उनको यूबीटी से मिले। अगर शिवसेना यूबीटी अलग होती है महाविकास आघाड़ी से तो बेशक उनके लिए रास्ता खुल सकता है। नालासोपारा 132 और पंकज देशमुख और धनंजय गावड़े भी आ सकते हैं। अगर नालासोपारा से 132 से धनंजय गावड़े आते हैं तो पंकज देशमुख के पास रास्ता होगा वसई जाने का। लेकिन ये तब होगा जब महाविकास आघाड़ी अलग अलग लड़े, यानी शिवसेना यूबीटी महाविकास आघाड़ी को छोड़ के अलग अलग लड़े। ये कंडीशन बन सकती है, ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। अब देखना होगा कि अगर धनंजय गावड़े आते हैं तो मामला और भी पेचीदा हो सकता है अगर नालासोपारा से आते हैं। हालांकि पंकज देशमुख भी अगर नालासोपारा से आते हैं तो भी, चूंकि यूबीटी की जो कम्युनिटी है, यूबीटी हुई या फिर कांग्रेस हुई, शरद चंद्र पवार एनसीपी पार्टी हुई, उनकी जो सबऑर्डिनेट पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी है, तो अब समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव और बाकी लोग जो देख रहे हैं, आप चुनावी सभा कर भी रहे हैं। वसई विरार में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीयों में समाजवादी पार्टी की जो उनकी कम्युनिटी के वोटर हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनकी बड़ी संख्या है वसई विरार में। तो कहीं ना कहीं यूबीटी में जब नालासोपारा 132 से पंकज देशमुख उतरेंगे तो पंकज देशमुख की अपनी छवि, उनके काम और इसके साथ ही पार्टी का जो कंसोलिडेटेड वोट है वो उनके पक्ष में आएगा। तो एक बड़ा चैलेंजिंग ये भी हो जाएगा मुद्दा कि
कितने लोगों कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है और कौन पहले दूसरे तीसरे नंबर पे चलता है। फिलहाल दौड़ में सबसे आगे अगर देखेंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी को साइकोलॉजिकली माना जा रहा है, क्योंकि उनकी जो पैठ है, उनके जो लोग हैं, उनके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। यानी हर बिल्डिंग में उनके ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 115 नगर सेवकों में ज़्यादातर संख्या 109 नगर सेवकों की उनकी है। तो ऐसे में निवर्तमान जो नगर सेवक हैं वो भी सक्रिय हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सीट की बात करें, बोईसर की बात करें तो बोईसर में अगर राजेश पाटिल की दावेदारी बहुजन विकास आघाड़ी से संभव है, और इसके अलावा अन्य जो पार्टीज हैं अभी तक वहां से किसी की दावेदारी सामने आई नहीं है। हालांकि उम्मीदवार यानी इच्छुक उम्मीदवार बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल ये पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक कोई पत्ता नहीं खुला है। बहुजन विकास आघाड़ी के लिए राजेश पाटिल को लेकर बोईसर से कहा जा रहा है कि चैलेंजिंग है उनके लिए भी, क्योंकि अगर कोई दावेदार मजबूत आता है तो उनको झटका लग सकता है। क्योंकि आगे अगर आप बोईसर विधानसभा में जाएंगे तो आप जैसे ही विरार से पालघर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही वहाँ पे संतोष जनाठे और अन्य लोगों की जो दावेदारी है काफ़ी तगड़ी है। पिछले चुनाव में आपने देखा था कि राजेश पाटिल जब वसई की तरफ उनका बैलेट खुला और वोटों की काउंटिंग शुरू हुई, बोईसर से वो हारते तक आ रहे थे, लेकिन जैसे वसई पहुंचते हैं, वसई फाटा नाला सोपारा सातीवली, तब वो लीड कर पाए। तो आपने देखा कि उधर का जो पट्टा है वो पिछले कई सालों से वहाँ के जो नेता हैं उनके हाथों में अच्छी होल्ड है। और हालांकि पिछले 5 साल में राजेश पाटिल उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मेहनत किया है, तो अब विश्वास करेंगे लोग। तो देखना होगा कि जनता कितना विश्वास करती है, उस बारे में आप बात करते हैं। फिलहाल अगर आकलन देखा जाए तो ये समीकरण बदल रहे हैं। नाना अभी साइलेंट मोड पर हैं, उन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला है। इधर यूबीटी और एमबीए में जो है अभी भी तकरार चल रही है, उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। धनंजय गावड़े को अगर सीट मिलती यूबीटी से, अगर महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाते हैं तो मिल भी सकती है, उसके लिए उनकी जो आजमाइश शुरू है। तो ये समीकरण जो है वो बदल रहे हैं लगातार। इसलिए आने वाले दिनों में अब राजन नाईक को किस हिसाब से अपनी रणनीति चुननी है, और उनको जनता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बात है तो उनको जनता कितना वोट करती है, कितना पसंद करती है, और बाकी लोगों को वोट खींच पाते कि नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तमाम समीकरणों पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके हमें बताएं। और नाला सोपारा, वसई, बोईसर, विक्रमगढ़, धानू, पालघर कौन जीतने वाला है, आपके हिसाब से कौन बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है, हमें कमेंट करके बताते रहिए।